तो कहानी की शुरुआत ओरोहन से होती है, जो कि अपने आप को एक डंजन में अकेला पाता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ डिमोनिक रैबिट्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ओरोहन भी अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़ता है और लोगों को खत्म कर देता है। वो अपने मन में बोलता है, लगता है मेरे अंदर कुछ तो काबिलियत है और मैं अभी भी स्वॉर्ड्समैन बन सकता हूँ। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि तभी उसके पीछे कुछ गॉब्लिन मॉन्स्टर भी अब वहाँ पर आ चुके थे और अब वो ओरोहन को मारने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। लेकिन तभी ओरोहन अपने मन में फिर से बोलता है, इस बार मैं स्वॉर्ड्समैनशिप नहीं बल्कि स्पोर्ट मैजिक का यूज करूंगा। जो ओरोहन होता है वो एक एन्चेंटर होता है, यानी कि जो लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। वो अपने चारों ओर एक ग्रीन ऑरा को समन कर देता है और अब उसकी पावर भी एक्टिवेट हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल रेडी हो चुका था उन लोगों को खत्म करने के लिए। और इस वर्ल्ड में स्पोर्ट मैजिक काफी रेयर होता है, क्योंकि किसी भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को काफी ज्यादा एनहेंस कर सकता है और किसी भी ह्यूमन को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ओरोहन अपने पर स्पोर्ट मैजिक का यूज करके उन गॉब्लिन्स की ओर आगे बढ़ जाता है और एक के बाद एक करके उन गॉब्लिन्स को भी खत्म कर लेता है। लेकिन स्पोर्ट मैजिक की सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड और कुछ मिनट्स तक ही यूज हो सकता है और ओरोहन अपने स्पोर्ट मैजिक को तकरीबन 3 मिनट तक ही यूज कर सकता है। इसलिए ना चाहते हुए भी ओरोहन को बार बार अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके बार बार अपने माना को रिस्टोर करना पड़ता है। वो एक बार वापस से आगे बढ़ता है और उन गॉब्लिन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। उसके पास स्वॉर्ड्समैन स्किल भी है, लेकिन साथ साथ में उसके पास एन्चेंटर होने की काबिलियत भी है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे उसी की पार्टी से निकाल दिया गया। हम पास में जाते हैं जहाँ पर कि उसकी पार्टी का बॉस ओलिवर उसके पास आता है और वो उसे बोलता है, ओरोहन हमने फैसला किया है, हम तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल देंगे। क्या तुम मुझे अपनी पार्टी से निकाल दोगे? पर क्यों? ओरोहन को कुछ भी समझ ना था कि आखिरकार ये यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ओलिवर तो उसके बचपन का दोस्त था और उन लोगों ने मिलकर ही इस पार्टी को क्रिएट किया था। लेकिन उसी वक्त ओलिवर के दोस्त जिसका नाम की एनेली और डेरिक था, वो लोग भी ओरोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसे बोलना शुरू करते हैं, हाँ तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मैजिक बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। लेकिन तभी ओलिवर उसे बोलता है, ओरोहन मेरे दोस्त तो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मौके दिए पर तुम मेरी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर सके, इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें निकाल देंगे। ओरोहन इस चीज को बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं कर पाता कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ओलिवर और बाकी के सभी लोग उसके काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और उसने इस पार्टी को अपने लाइफ के 8 साल दे दिए थे और तब जाकर अब ये लोग उसे बाहर निकाल रहे हैं। ओलिवर और ओरोहन ने इस पार्टी को तकरीबन 8 साल पहले क्रिएट किया था। उन लोगों ने पहली बार 94th फ्लोर को क्लियर किया था, जो कि सॉदर्न डंजन का एक काफी अच्छा फ्लोर था और काफी ज्यादा डेंजरस भी। और तब से ही लोग उन्हें द हीरोज पार्टी के नाम से जाना करते थे और उन्होंने इस पार्टी को अपना सब कुछ दे दिया, चाहे वो मैजिक हो या फिर कुछ और। लेकिन अब जाकर ये सभी के सभी लोग उसे निकालने का फैसला कर देते हैं। डायरेक्ट ओरोहन को बोलता है, अबे बच्चे तेरे पास कोई भी अच्छी पावर नहीं है, बाकी टीम के एन्चेंटर के पास काफी अच्छी पावर्स है। हमने पिछली रेड में बाकी टीम के एन्चेंटर की पावर देखी थी जो कि तुझसे तो काफी अच्छी थी। ओरोहन को तो बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हो क्या रहा है। वो लोगों को बोलता है, क्या तुम लोग आखिरकार ये बोल क्या रहे हो? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तुम्हें पता है ना मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस टीम के लिए एक एन्चेंटर का रोल निभा रहा हूँ। लेकिन तभी डायरेक्ट उसे बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओलिवर तुझसे काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, इसलिए तुझे ना चाहते हुए भी एन्चेंटर का रोल करना पड़ता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो लोग तो ओरोहन की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब कहीं ना कहीं ओरोहन को पता चुका था कि आर्ग्यू करने का अब कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही उसकी रिप्लेसमेंट को ढूंढ लिया था। और इस बात को सुनकर तो ओरोहन की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसी के बचपन के दोस्त ने और बाकी दोस्तों ने उसे ही धोखा दे दिया है। और अब वो अपनी बच्ची कुछ इज्जत लेकर अब वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम की एनेली था, वो उसे कहती है, तुम जैसे लोगों को जो कि किसी भी चीज में अच्छे नहीं होते, हम लोग कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि ओरोहन अभी भी उन्हीं गॉब्लिन्स को खत्म करा था। वो अपने मन में बोलता है, मुझे कैसे भी करके अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप और अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके एक अच्छा खासा और सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन और एन्चेंटर बनना होगा। और अब ओरोहन का काम यहाँ पर खत्म हो चुका था, इसलिए वो मैजिकल क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ एडवेंचर की पार्टी घबराते हुए और दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आ जाती है। वो लोग काफी ज्यादा सदमे में थे और काफी ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन ओरोहन को उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन तभी वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। बॉस आज तो हम उन ऑर्क मॉन्स्टर से
लाल बाल बचे, लेकिन उस लड़की का क्या होगा जिसे कि हम वहीं पर छोड़ कर आ चुके हैं। अरे चुप रहो, किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ओरहुन अचानक से रुक जाता है और जब वो इस बात को सुनता है कि उन लोगों ने अपने ही टीममेट को धोखा दे दिया तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पास्ट में उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था और अब ओरहुन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसीलिए वो उन एडवेंचर के पास जाता है और उनसे बातचीत करना शुरू कर लेता है। मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन तभी वो बाकी के एडवेंचरर्स ओरहुन को बोलना शुरू करते हैं। बच्चे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अगर तू भी हमारी जगह होता तो तुझे भी ऐसा ही करना पड़ता। हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों का लीडर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए अचानक से वो ओरहुन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ओरहुन उसे बड़े ही आराम से ब्लॉक करके उसे दूर फेंक लेता है। वो उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार उन लोगों ने लड़की को कहाँ पर छोड़ कर रख दिया है। और तभी हम डंजन में उसी अकेली और घबराई हुई लड़की को देखते हैं। वो दीवार के पीछे पीछे जाना शुरू करती है और वो ऑर्क मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर बैरियर मैजिक का यूज कर लेती है। लेकिन तभी वो ऑर्क मॉन्स्टर उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं और उसके बैरियर पर अटैक करना शुरू कर लेते हैं। और अचानक से अब उसका बैरियर टूटकर चकनाचूर हो चुका था। वो अपने मन में बोलती है, तो क्या अब मैं मरने वाली हूँ? और तभी एक हवा के झोंके के साथ अब वहाँ पर ओरहुन भी आ चुका था। ओरहुन सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप और अपने स्पोर्ट मैजिक का यूज करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। उस लड़की को बिल्कुल भी समझा था कि आखिरकार ये ऐसा कौन सा इंसान है जो कि स्वॉर्ड्समैनशिप और स्पोर्ट मैजिक का यूज भी कर सकता है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रेयर स्किल होती है। और जब वो उसके स्वॉर्ड्समैनशिप और स्पोर्ट मैजिक को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। इतने में ही ओरहुन आगे बढ़ना शुरू कर लेता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब कहीं न कहीं उसे समझ आ चुका था कि और मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है, इसलिए ना चाहते हुए भी उस लो रैंक की एडवेंचर पार्टी को रिट्रीट होना पड़ा। और कहीं न कहीं मुझे समझ आ चुका था कि आखिरकार उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। हम ओरहुन को देखते हैं जो कि उन ऑर्क मॉन्स्टर पर अपनी एन्चेंटेड स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और अब वो लोग फाइनली खत्म हो चुके थे। वो उस लड़की को बोलता है, क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब वो लोग उस डंजन के बाहर तक आ चुके थे जहाँ पर कि ओरहुन अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर लेता है। लेकिन तभी वो लड़की जिसका नाम की सोफिया था वो उसे बोलती है, प्लीज क्या आप रुक सकते हैं? और उनको समझा था कि आखिरकार ये लड़की बोल क्या रही है। लेकिन तभी वो उसके सामने थोड़ी क्यूटी बनने की कोशिश करती है और वो उसे बोलती है, मुझे आपके साथ डिनर पर जाना है। और ओरहुन बेचारा बिल्कुल भी मना नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी अब वो उसके साथ डिनर पर जाने के लिए एकदम हामी भर लेता है। अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी ओरहुन को उस लड़की के कपड़ों पर कुछ अजीब सा क्रैश दिखाई देता है और उसे याद आता है कि ये क्रैश कहीं ना कहीं उसने देखा ही था। बाद में जाकर उसे याद आता है कि जो सोफिया है वो इस किंगडम की सबसे पॉपुलर गिल्ड नाइट्स का सिल्वर रैबिट की एक मेंबर है और एक काफी खतरनाक बात होती है। और अब वो लोग डिनर के लिए एक लोकल रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कि सोफिया को अपनी बड़ी बहन सेल्मा मिलती है। और जब सेल्मा सोफिया को और उनके साथ देखती है तो उसे लगता है कि ओरहुन उसका बॉयफ्रेंड है। और अब वो सोफिया पर काफी गुस्सा हो चुकी थी। वो उसे बोलती है, तुम काफी छोटी हो और ये बिल्कुल भी तुम्हारी कोई एज नहीं है बॉयफ्रेंड रखने की। और सोफिया उसे बिल्कुल भी कुछ समझा नहीं पाती। और बाद में जाकर ओरहुन को याद आता है कि वो सेल्मा को जानता है, क्योंकि सेल्मा और वो दोनों ही एक ही गिल्ड से ग्रेजुएट हुए थे और वो दोनों ही एन्चेंटर है। और जो सेल्मा होती है वो इस पूरे किंगडम की एक महान एन्चेंटर होती है और यहाँ तक कि वो एक एस रैंक की पार्टी की मेंबर ही थी। और वो सेल्मा ही थी जिसने की एन्चेंटर्स को पूरे किंगडम में और पूरे वर्ल्ड में फेमस किया था। और जो कोई भी किसी भी टीम में रोल होते हैं जैसे कि अटैकर, डिफेंडर और सपोर्टर, ये कुछ भी सेल्मा ने किया था। और सेल्मा के ही स्पोर्टिंग मैजिक को देखने के बाद ओलिवर और बाकी लोगों ने ओरहुन को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। ओरहुन सेल्मा को देखता है और उसे बिल्कुल भी समझा था कि आखिरकार सेल्मा उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देख क्यों रही है। सेल्मा को अभी भी लग रहा था कि ओरहुन और सोफिया का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब उसकी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। लेकिन सेल्मा को ओरहुन की बातों से ऐसा लगता है कि वो सोफिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन तभी सोफिया आगे बढ़ती है और वो सेल्मा को बोलती है, प्लीज आप उस आदमी को मत डांटिए जिसने की मेरी जान बचाई थी। और अब सेल्मा को पता चुका था कि जो सोफिया है उसने अकेले ही डंजन में जाने का फैसला किया था और ओरहुन ने वहाँ पर उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो ओरहुन से माफी मांगती है। और अब सारी गलतफहमी दूर हो चुकी थी। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और सोफिया ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाती कि आखिरकार ओरहुन और सेल्मा एक दूसरे को कैसे जानते हैं।
सलमा को बहुत हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि सोफिया को ओरन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि ओरन फेमस हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका था। और ये सुनते ही सोफिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो ओरन से जल्द रिस्पेक्ट के साथ बातें करने लग जाती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके सामने हीरोज पार्टी का एक मेंबर खड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि ओरन खुद है। वो उसे बोलती है, सॉरी मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हो। तभी ओरन जल्दी से उन्हें बताता है कि वो किसी भी हीरोज पार्टी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी राह पर निकल चुके थे और उन लोगों ने ओरन को पहले ही अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था। और सलमा तो ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि कोई इतने पावरफुल एजेंट को अपनी टीम से कैसे बाहर निकाल सकता है। फिर वो ओरन से पूछती है, इसका मतलब ये है कि अभी तुम फ्री हो? ओरन को लगता है कि सलमा उसे वापस से सिल्वर रैबिट्स को ज्वाइन करने के लिए बोलने वाली है, इसीलिए सलमा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ओरन मना कर देता है, मुझे माफ करना, अभी मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। सलमा मुस्कुराकर बताती है कि ओरन ने गलत समझ लिया है, वो उसे ज्वाइन करने की कोशिश नहीं कर रही थी और असल में वो चाहती है कि ओरन कल होने वाले टीचिंग एक्सपीडिशन में ट्यूटर की तरह शामिल हो और उसका काम होगा नए नए स्टूडेंट को ट्रेन करना। सलमा समझाती है कि इस नए मिशन में ए रैंक के एडवेंचरर्स और उसके ऊपर के लोग नए स्टूडेंट्स को गाइड करेगी, ताकि वो लोग अगले 3 दिन में सॉदर्न ग्रेट डंजन के 50th फ्लोर के नीचे आ जाएगी। यह सुनकर ओरन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि आमतौर पर इतने गहरे जाने में टॉप के एडवेंचरर्स यहाँ तक कि ए रैंक और बी रैंक को भी 6 महीने से लेकर 1 साल तो लग ही जाते हैं। और सलमा को पहले से पता था कि ये मिशन काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि वो लोग इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए किसी शॉर्टकट को अपनाने वाले हैं। ऊपर से उनके क्लैन के स्पॉन्सर्स इस मिशन को लेकर काफी दबाव भी बना रहे थे और उनको समझ आता है कि अगर बात सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर की होती तो क्लैन इस खतरनाक से प्लान को मना भी कर सकता था, यानी इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह है। थोड़ी देर और सोचने के बाद ओरन पूरी की पूरी बात को समझ आता है और उसे लगता है ऐसे न्यू स्टूडेंट्स जो कि अभी फ्लोर बॉस तक को नहीं हरा सकते, अगर वो लोग फ्लोर के नीचे नीचे लेवल तक पहुंच जाए तो इसके कारण से पूरा का पूरा क्लैन मजबूत हो जाएगा। सलमा को हैरानी होती है कि ओरन ने इतनी कम जानकारी में पूरी की पूरी बात समझ ली। उसे एहसास होता है कि ओरन जितना दिखता है उसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। दरअसल डंजन में 10 फ्लोर के बाद एक फ्लोर बॉस आता है और उसे हरा कर ही वो लोग आगे बढ़ सकते हैं और नए स्टूडेंट्स को इतना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता कि वो लोग अकेले ही फ्लोर बॉस को खत्म कर पाए। इसीलिए अगर उन लोगों का ट्यूटर काफी ज्यादा खतरनाक होगा जो कि फ्लोर बॉस को आराम से हरा सकता है, तो न्यू स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ उस फ्लोर के क्रिस्टल पर रजिस्टर करना होगा और जिससे क्लैन को और बाकी लोगों को काफी अच्छा भी लग सकता है। इसी वजह से क्लैन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत ट्यूटर की जरूरत होती है और इसलिए सलमा चाहती है कि ओरन इस मिशन में शामिल हो। सलमा हल्के से ओरन के हाथ को पकड़ती है और वो उसे बोलती है, ओरन मुझे कैसे भी करके तुम्हारी छोटी सी स्पोर्ट के साथ खेलना है। और जब ओरन इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और यहाँ तक कि उसी वक्त ओरन को अपना पास याद आता है कि आखिरकार कैसे उन लोगों ने हीरोज पार्टी से उसे निकाल दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका स्पोर्ट मैजिक सलमा से काफी ज्यादा कमजोर था। वो अपनी यादों से बाहर निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वो वापस से एन्चेंटर बना तो आगे जाकर उसे पछताना पड़ेगा। वो धीरे से अपने हाथ को छुड़ाता है और सलमा से कहता है, अब मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे आगे के कुछ अलग प्लान है। और तभी सोफिया फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर ओरन से साथ चलने को बोलती है। उसकी हालत देखकर ओरन खुद को मना नहीं कर पाता और आखिरकार मान ही जाता है, लेकिन वो साफ शब्दों में सलमा से कहता है, सलमा अब मैंने अपने रास्ते को बदल दिया है और अब मैं एक स्वॉर्ड्समैन बन चुका हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगा तो मैं एक स्वॉर्ड्समैन के तौर पर आऊंगा, ना कि किसी एन्चेंटर के तौर पर। और सलमा इस चीज को सुनकर थोड़ी बहुत हैरान तो हो ही चुकी थी, लेकिन फिर वो सोचती है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो वो मान लेती है कि ओरन फिर से एन्चेंटमेंट के तौर पर लौट सकता है। वो ओरन से कहती है, अगर तुम आ रहे हो तो कल सुबह सुबह सिल्वर रैबिट हेडक्वार्टर पहुंच जाना। और उसी रात ओरन अपने दारू के अड्डे पर बैठ जाता है। दुकान का मालिक बंद करने वाला था, लेकिन जैसे वो ओरन को देखता है वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और अब ओरन को अपने साथ अंदर बिठाकर वहाँ पर पिलाना शुरू कर देता है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। दरअसल वो बूढ़ा आदमी पहले से ही ओरन को जानता था। वो उसे बोलता है, ओरन बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी दुकान चल पाई थी और यहाँ तक कि जब तुम एक फेमस एडवेंचर पार्टी के मेंबर बने तब तुमने मेरी दुकान को एडवर्टाइज भी किया। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। और जब ओरन इस बात को सुनता है तो वो अपने ऊपर शर्मिंदा फील करता है, क्योंकि अब वो किसी भी हीरोज पार्टी का मेंबर नहीं रहा और सभी लोग तो उसे वैसे भी हीरोज पार्टी की वजह से जानते थे, लेकिन अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए अब वो सोच में पड़ चुका था, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी अब उसकी मूड को वापस से ठीक कर देता है।
और अब अगली सुबह ओरुन सिल्वर रैबिट्स में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सिल्वर रैबिट्स के हेड विंस से होती है। वो लोग एक दूसरे से सबसे पहले इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुके थे और कहीं न कहीं विंस को ओरुन के बारे में पहले ही बहुत कुछ पता था, जैसे कि वो हीरोज पार्टी का मेंबर है और साथ साथ में वो एक एजेंट भी है। यहाँ तक कि वो तो कब से चाहता था कि वो कैसे भी करके ओरुन को अपनी टीम में लाना जाता है। आगे अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी विंस ओरुन को बोलता है, तुम कल के लिए तैयार तो हो ना? हाँ मैं तैयार तो हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं टीचिंग एक्सपीडिशन के बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूँ। आगे अब हम सैल्मा को देखते हैं, जो कि ओरुन को पूरी की पूरी डिटेल्स बताना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि वो लोग डंजन के फ्लोर तक जाने वाले हैं, जहाँ पर कि वो लोग कुछ रूकीज पार्टी को भी ले जाएगी और साथ साथ में कुछ प्रो यानी कि ई स्क्वाड लोगों की पार्टी को भी ले जाएगी। वो D1 में फ्लोर 21 तक जाएगी और D2 में 36 फ्लोर तक जाएगी और उन लोगों को कैसे भी करके जल्द से जल्द उस फ्लोर तक पहुंचना होगा, क्योंकि वहां पर कुछ तो ऐसा है जो कि गिल्ड को चाहिए। ऊपर से गिल्ड की स्पॉन्सरशिप टीम उन पर दबाव बना रही थी। इतने में ही हम लोग पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर कि विंस और सैल्मा और उनके बारे में बात कर रहे थे। इतने में ही विंस सैल्मा को बोलता है, मुझे पता है ओरुन को हीरोज की पार्टी ने छोड़ लिया, पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ओरुन एक एस है, यानी कि उसके पास काफी ज्यादा कमाल की पावर है और अगर हीरोज की पार्टी ने ऐसा किया तो वो बेचारे वीक बन जाएंगे। इतने में ही सैल्मा आगे से बोलती है, हाँ आपने सही कहा, क्योंकि जो ओरुन है वो काफी अच्छा खासा और काफी ज्यादा पावरफुल एन्चेंटर है। यहाँ तक कि उसकी एन्चेंटिंग स्पीड मुझसे थोड़ी वीक है, लेकिन उसकी कास्टिंग स्पीड मुझसे भी 4 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फ्यूचर को पहले प्रेडिक्ट कर सकता है कि आखिरकार एनिमी कौन सा अटैक करने वाला है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर कि ओरुन को पूरी की पूरी जानकारी मिल चुकी थी कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं ओरुन को इन चीजों पर शक हो रहा था, क्योंकि उनकी प्लानिंग ठीक ढंग से हुई नहीं थी। इतने में ही वो लोग उससे अपनी टीमिंग के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो ओरुन को बताते हैं कि उन लोगों के पास 10 रूकीज की पार्टी है और 5 ई स्क्वाड पार्टी है, और जिस बात को सुनकर कि ओरुन थोड़ा बहुत शॉक्ड हो चुका था। और इतने में ही सैल्मा उसे बोलती है, क्या तुम्हें सब कुछ समझ आ गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो। इतने में ही ओरुन बोलता है, हाँ मेरे पास एक क्वेश्चन तो है, जैसे कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास 10 रूकीज की पार्टी है और सिर्फ 5 ई स्क्वाड की पार्टी, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो हमें ई स्क्वाड की पार्टी ज्यादा लेनी चाहिए, और ई स्क्वाड्स वो लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा प्रो होते हैं और जो कि बाकी लोगों की प्रोटेक्शन और गाइडेंस में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन तभी विंस और सैल्मा उसके इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते और कहीं न कहीं और उनको इस चीज का थोड़ा बहुत सस्पिशियस लग चुका था। वो अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि इस चीज में जरूर कोई ना कोई तो खतरा है जो कि सैल्मा और विंस मुझे कभी बताएंगे नहीं। आगे अब सैल्मा ओरुन से बोलती है, ओरुन मैं तुमसे कल मिलूंगी, और कहीं न कहीं ओरुन भी काफी ज्यादा ब्लश हो चुका था। हम अगली सुबह देखते हैं, जहाँ पर कि ओरुन फाइनली सॉदर्न ग्रेट डंजन के बाहर आ चुका था। वहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा डंजन था और वहाँ पर बाकी हीरोज की पार्टी और बाकी रूकीज की पार्टी भी वहाँ पर अवेलेबल थी। ओरुन देखता है कि वहाँ पर तो सच में काफी ज्यादा रूकीज लोग आए हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी देर साइड में देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर तो सैल्मा और सोफिया भी अब वहाँ पर आ चुके हैं। और जब सोफिया ओरुन को देखती है तो वो थोड़ी बहुत खुश तो हो ही चुकी थी। ओरुन उसके आउटफिट को नोटिस करता है। उसे पता चलता है कि जो कोई भी रूकीज लोग होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप की आउटफिट होती है और स्कॉट्स लोगों के पास डिफरेंट टाइप की आउटफिट होती है। और इतने में ही वो सोफिया को बोलता है, सोफिया तुम्हारी ड्रेस तो मुझे काफी अच्छी लग रही है। और जब सैल्मा को इस बात का पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि उसे लगता है कि ओरुन उसकी छोटी बहन पर लाइन मारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो ओरुन को बोलती है, ओरुन तुम पहले ही काफी लड़कियों के साथ रह चुकी हो ना? हाँ वैसे हीरोज पार्टी में काफी लड़कियां तो थी, तो क्या तुमने उन लोगों के साथ प्लॉट को भी डेवलप किया है? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि ओरुन पहले एक ही मेंशन में उन लड़कियों के साथ रहा करता था। लेकिन तभी सोफिया उसे बोलती है, मिस्टर ओरुन आखिरकार आप अब कहाँ रहते हो? दरअसल मैं अब एडवेंचर गिल्ड के इन में रहता हूँ। लेकिन तभी सैल्मा सोफिया को बोलती है, सोफिया आखिरकार तुम्हें क्यों जानना है? कहीं तुमको प्लॉट को तो डेवलप नहीं करना? अरे अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब वो लोग रूकीज की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जो कोई भी रूकीज लोग होते हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि उन लोगों की फर्स्ट एड थी। और इतने में ही सोफिया भी अब अपने ग्रुप के पास वहाँ पर निकल चुकी थी। आगे हम लोग देखते हैं कि ओरुन और सैल्मा अपने बाकी ई स्क्वाड मेंबर से मिलते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों की मुलाकात एंथम द डिफेंडर से होती है। बेर्नार्ड जो कि और डिफेंडर था और केथी जो कि एक हीलर थी। और इन लोगों के साथ ही सैल्मा और ओरुन भी बाकी टीम्स के ई स्क्वाड मेंबर बनने वाले हैं, जो कि बाकी की रूकीज टीम को प्रोटेक्शन और बाकी चीजें प्रोवाइड करेगी। और सैल्मा बाकी लोगों को ओरुन के बारे में बताना शुरू कर देती है कि जो ओरुन है वो एक अटैकर है और साथ साथ में एक एन्चेंटर भी है। और जब बाकी लोग इस चीज को सुनते
सुनती है तो वो लोग उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। इतने में ही हम लोग सलमा के पास को देखती है, वो विंस के पास जाती है। इतने में ही विंस उसे बोलता है, सलमा मुझे पता है हमने बहुत ही पावरफुल एस को खोया है, लेकिन अब हमारे पास ओरोन है और वो भी एक एन्चेंटर है, और अगर हमने उसकी पावर का यूज किया तो हमारा गिल्ड वापस से टॉप पर आ जाएगा। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सलमा होती है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके ओरोन के साथ काम करना होगा और ग्रेट डंजन के 51 फ्लोर तक पहुंचना होगा, चाहे जो भी हो जाए। और वैसे भी ओरोन इस वक्त अटैकर का काम करा है और ना कि एन्चेंटर का। और तभी सलमा ओरोन को बोलती है, आओ अब हम लोग रोकी से मिलते हैं। और अब वो लोग नए स्टूडेंट्स के पास जाते हैं जहाँ पर कि सलमा उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं उसे पता था कि जो कोई भी नूब लोग है ये काफी ज्यादा डरे हुए हैं, इसीलिए वो उनको ओरोन के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती है। वो बोलती है, इससे मिलो, ये ओरोन है और ये पहले ही फ्लोर के 94 लेवल तक पहुंच चुका है और एक ग्रेट डंजन को काफी अच्छे तरीके से जानता है। और जब बाकी के रोकीज इस बात को सुनती है तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि 94 फ्लोर तक पहुंचना कोई बच्चों का काम तो बिल्कुल भी नहीं था। और अब कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा था कि अब ओरोन उनके साथ है तो वो लोग जरूर उस ग्रेट डंजन तक पहुंच पाएंगे। और सलमा उन लोगों को बताती है कि आप लोगों को पता है कि जो ओरोन है वो हीरोज पार्टी का पास्ट मेंबर रह चुका है। और जब बाकी के नूब लोग और बाकी के बच्चे इस बात को सुनते हैं तो वो लोग सच में ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि सभी लोग हीरोज की पार्टी को काफी ज्यादा ओपी मानते थे और वो लोग उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इतने में ही अब सलमा भी और उनके पास आ जाती है और उसे बोलता है, सलमा लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे नहीं ओरोन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखो तुम्हारे बारे में सुनकर ये बच्चे काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं। आगे हम बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ पर कि अब सभी के सभी लोगों को पता चल चुका था कि जो ओरोन है वो पहले से ही हीरोज पार्टी का मेंबर रह चुका है और हीरोज की पार्टी नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, इसीलिए अब सभी के सभी लोग ओरोन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। इतने में अब सलमा ओरोन को बोलती है, चलो अब हम लोग वापस से अपने अपने काम पर लग जाते हैं। और अब ओरोन भी इस चीज को मान जाता है और अब ओरोन अपने ग्रुप के पास जाता है जिसे कि वो आज की रेड में एस्कॉर्ट करने वाला है। और इस ग्रुप का नाम ग्रुप 10 होता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर शामिल होते हैं और बाकी के सभी ग्रुप्स में 4 मेंबर्स होते हैं। इतने में ही ओरोन उन लोगों को बोलता है कि हमारी पार्टी का कोई मेंबर लेट हो चुका है। इतने में ही एक लड़का जिसका नाम की लोगन था वो बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे के पूरे गैंग में हमारा ग्रुप ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इसीलिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर की जरूरत चाहिए होती है। और इतने में ही हम लोग लोगन नाम के एक बच्चे को देखते हैं और उसका एटीट्यूड तो स्वर्ग छूड़ा था, क्योंकि उसमें तो काफी ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा था। और अब इतने में ही ओरोन उन लोगों को बोलता है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले तेरी बारी। और सबसे पहले वो बच्चा आगे आता है और बोलता है, मेरा नाम लोगन है और मैं ग्रुप 10 का लीडर भी हूँ और साथ साथ में मेरे पास काफी ज्यादा ओपीसी पावर भी है। मैं एक एन्चेंटर हूँ और फ्यूचर में जाकर मैं ही सलमा को पीछे छोड़ूंगा। और इतने में ही हम लोग दूसरी मेंबर को देखते हैं जिसका नाम की कैरोलिन था और वो एक डिफेंडर थी। लेकिन तभी ओरोन उसे पूछता है, क्या तुम एक डिफेंडर हो लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी शील्ड नहीं है? हाँ आपने सही समझा, मेरे पास कोई भी शील्ड नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ डॉज करती हूँ। क्या इसका मतलब तुम एक डॉज टाइप डिफेंडर हो? हाँ आपने सही समझा। अगर तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो ये काफी खतरनाक जॉब है। और कहीं ना कहीं अब कैरोलिन भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन उन बच्चों में सच में ही काफी ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा था, इसीलिए वो ओरोन की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते। और अब सोफिया ओरोन को अपने बारे में इंट्रोड्यूस बोलना शुरू करती है। वो उसे बोलती है, मेरा नाम सोफिया है और मैं एक अटैकर और कास्टर हूँ। और इतना ही काफी नहीं था कि कैरोलिन और वो लोगन आपस में लड़ना शुरू कर लेते कि आखिर ग्रुप 10 का लीडर कौन है। इतने में ही ओरोन अपने मन में बोलता है, लगता है रेड इतनी इजी नहीं होने वाली। आगे हम लोग अब उन बच्चों को देखते हैं और अब वो लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी कैरोलिन ओरोन को बोलती है, वैसे आप तो हीरोज पार्टी के मेंबर थे ना, आखिरकार आप सिल्वर रैबिट के एक्सपेडिशन में क्या कर रहे हैं? आप तो वैसे भी हमें अपना एनिमी मानते हैं ना। लेकिन तभी ओरोन उसे बोलता है, क्या तुमने सही से नहीं सुना? मैं हीरोज पार्टी का मेंबर था और मैंने लीव कर दिया है। अच्छा ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और क्या आपको पता है कि सोफिया आपके बारे में काफी कुछ अच्छा बोल रही थी? लेकिन तभी सोफिया उसे बोलती है, हाँ क्योंकि इन्होंने मेरी जान को बचाया था। लेकिन तभी कैरोलिन बोलती है, इसका मतलब सोफिया तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोफिया इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ब्लश कर देती है। और अब आगे वो लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कुछ वुल्फ मॉन्स्टर उन लोगों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तभी ओरोन का ट्रैप मैजिक एक्टिवेट होकर अब उन वुल्फ मॉन्स्टर को 2 सेकंड में ही खत्म कर देता है, क्योंकि ओरोन ने पहले से ही इस ट्रैप मैजिक को यहाँ पर सेट कर दिया था, क्योंकि उसका मानना ये था कि वो डंजन में होने वाली फालतू फाइट में बिल्कुल भी अपना टाइम
टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उन लोगों के पास डंजन के 51 फ्लोर तक पहुंचने के लिए बहुत कम टाइम होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग जैसे तैसे करके फ्लोर के 20 फ्लोर तक पहुंच चुके थे और अब कहीं ना कहीं ओरोन ने ग्रुप के बाकी मेंबर्स का टैलेंट को भी देख लिया था। उसे पता चलता है कि जो लोगन है उसके पास सच में काफी अच्छी एन्चेंटिंग एबिलिटीज है और यहाँ तक कि वो बैटल्स में काफी अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है और इस टाइम पर तो वो बड़े ही इजीली ए रैंक पार्टी में शामिल हो सकता है। और एक बात जिसमें कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो है दूसरों को गाइड करने में, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा कमाल का एन्चेंटर है। और अब अगली बारी आती है कैरोलिन की, जो कि सच में एक अच्छी सी डिफेंडर है, लेकिन उसके भी काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स है, जैसे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड की सहायता से काफी चीजों को डॉज कर लेती है और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ डैगर्स को यूज करती है, बल्कि वो एक डिफेंडर है इसीलिए उसे एक शील्ड का भी यूज करना चाहिए। और अंत में आती है सोफिया। सोफिया दरअसल में उन दोनों से ही काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अब आगे हम लोग बाकी की हीरोज की पार्टी को देखते हैं। वो सभी के सभी लोग फाइनली 20 फ्लोर तक पहुंच चुके थे। सलमा उन लोगों को बोलती है जल्दी से मैजिक क्रिस्टल के पास जाओ और 21st फ्लोर के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा लो। और अब सभी बच्चे भी मैजिकल क्रिस्टल तक पहुंच चुके थे। आगे हम देखते हैं कि अब उन लोगों का दिन फाइनली कंप्लीट हो चुका है और आज के दिन उन लोगों ने अपने मिशन को यानी कि 21 फ्लोर में जाने का मिशन को कंप्लीट कर दिया है। सलमा और ओरुन आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। ओरुन उसे बोलता है जैसा कि तुमने कहा था ग्रुप 10 में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, पर मैं कैरोलिन को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन में हूँ। अगली सुबह होती है और ओरुन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, क्योंकि अब उसके जाने की खबर न्यूज में छप चुकी है और अब सभी लोगों को इसके बारे में पता चल चुका था कि ओरुन को हीरोज की पार्टी ने बैनिश कर दिया, जिससे कि अब ओरुन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। आगे अब ओरुन अपने काम पर जाता है, लेकिन तभी पीछे से उसे एक अजीब सी आवाज आती है और वहाँ पर दौड़ते दौड़ते उसके बचपन की दोस्त लूना वहाँ पर आ चुकी थी और ये कोई और नहीं बल्कि हीरोज की पार्टी की एक मेंबर ही थी। दरअसल ओरुन और लूना काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और यहाँ तक कि वो हीरोज की पार्टी में उसकी काफी देखभाल भी किया करती थी। लूना ओरुन को बोलती है ओरुन प्लीज वापस से हीरोज की पार्टी में वापस लौट जाओ, लेकिन अब बेचारा ओरुन ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता। इतने में ही ओरुन अपने मन में बोलना शुरू करता है लूना मुझे माफ करना, ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। ओरुन अपने मन में सोचना शुरू करता है कि जिस दिन की हीरोज की पार्टी ने उसे बैनिश किया था उस दिन लूना वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी और अगर गलती से भी लूना वहाँ पर होती तो शायद वो उसके लिए थोड़ा बहुत तो लड़ी जाती। लूना उसे बोलती है ओरुन क्या तुम्हें याद नहीं मैंने और तुमने ग्रेट डंजन को साथ में खत्म करने का फैसला लिया था। लेकिन अब ओरुन इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है हाँ मुझे याद है हम तीनों ने इस प्रॉमिस को किया था, मैं तुम और ओलिवर, लेकिन ओलिवर ने मुझे खुद अपनी टीम से बाहर निकाल दिया, इसीलिए अब मेरे पास वापस जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और अब ओरुन को अपनी पास्ट की याद आने शुरू हो चुकी थी। वो तीनों सच में ही काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब बेचारा ओरुन कुछ भी कर नहीं पाता, इसीलिए अब वो अपने नए रास्ते पर निकल चुका था।